क्या हम क्यों वोट दें उनको? मनीष जायसवाल एक ऐसे विधायक हैं जो बोलते हैं कि गैर मजरूआ जमीन सरकार का है। कहाँ से सरकार का है? कब बना है सरकार? 1947। क्या 1947 के बाद हमारे पास जमीन है? कौन दिया है? राज्य सरकार। बाबूलाल मरांडी जी दिए हैं या फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी दिए हैं? मनीष जायसवाल जी का कोई 5 काम गिना दे। अच्छा, मैंने काम ही नहीं किए वो। कोई 5 काम गिना दे, कोई कुर्ता फाड़ देने से उनको संसद को उम्मीदवार मिल जाए। नहीं तो विधायक में थे तो काम किए होंगे ना वो। उनका कार्यकाल हम बता देते हैं, उन्हें हम विशेष राज्य की दर्जा दिलाएंगे। कब देंगे विशेष राज्य की दर्जा? बीजेपी की सरकार है, आप गठबंधन की सरकार में हैं, अब विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं। कभी आप 1932 की बात करते हैं और 1985 वाले के साथ गठबंधन करते हैं। अब जिस समाज से आते हैं उस समाज की सामाजिक न्याय में भागीदारी आपकी नहीं है। आप अपने समाज के सारे लोगों को जीवन को बर्बाद कर दिया है। आपने अपने समाज के लोगों को टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है। आजसू ने अपने समाज, जो समाज से उसको बोला जाता है, अपने समाज के लोगों को टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है आज पार्टी। क्या माहौल है अभी? देखिए, गिरिडीह जहाँ तक हम सर्वे किए हैं और हम लगभग घूमे हैं, लगभग 6 विधानसभा में, लगभग दादा तो नारा दिए हैं 7 लाख प्लस पार, लेकिन हम कहते हैं करीब 10 लाख चल जाएगा। 10 लाख चल जाएगा। और एक तरफा वन साइडेड झारखंड के इतिहास नहीं, पूरे भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले निर्दलीय या बोलिए जेएलके के उम्मीदवार टाइगर जयराम महतो होंगे। कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, इनकलाब आया है। साथियों, वो इनकलाब के रूप में जो विनोद बिहारी महतो, शहीद निर्मल महतो, उनके रूप में टाइगर जयराम आया है। तो जोहार, नमस्कार। अभी हमें हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा में, और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि चुनावी दौर चालू हो चुका है झारखंड में। तमाम पार्टियां, पक्ष विपक्ष के लोग काफी जोरों से शोरों से तैयारियां भी कर रही है। और जैसा कि हम आपको बताते चलें कि बीजेपी से मनीष जायसवाल और कांग्रेस से जेपी पटेल को उम्मीदवार के रूप में दिया गया है, जिसमें एक नया नाम भी आया है, एक नया पार्टी भी उभरता हुआ पार्टी, जिसे आप लोग जानते ही होंगे, जेबीकेएसएस, जो कि अभी जेएलकेएम बन चुका है। तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि किस प्रकार से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में लोग किसको वोट करेंगे, किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे। तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ है राजकिशोर चौधरी जी। इनसे हम लोग बात करेंगे और इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि जो तीनों पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और जो नई पार्टी है जेएलकेएम, इन तीनों के बीच किस प्रकार की भिड़ंत होगी, किस तरह का माहौल होगा, लोग किसको पसंद करेंगे। तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। एकदम आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। दादा जोहार। सबसे पहले आपको भी जोहार, और हमारे आपके जो जितने भी व्यूअर हैं उसको भी मेरा झारखंडी जोहार। दादा, आप हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और कहीं ना कहीं जेबीकेएसएस, जो कि अभी जेएलकेएम बन चुका है, वो भी हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है। उनके सामने बड़े बड़े पार्टियां हैं। किस तरह का माहौल रहेगा इस बार हजारीबाग लोकसभा में? देखिए, जहां तक बात है माहौल का, तो देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां तो उसके पास धन बल सब कुछ है, और चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी के पास बात करें, उसके पास कार्यकर्ता भी मजबूती है। लेकिन जेबीकेएसएस को भी वर्तमान परिदृश्य में हम करीब 2.5-3 साल के दौर में हम देखें तो जेबीकेएसएस के पास सबसे ज्यादा युवाओं की फौज है। और राजनीति में युवाओं को किस तरीके से, मतलब कार्य प्रणाली देखा जाए तो सबसे ज्यादा रीढ़ का हड्डी जो बोला जाए कार्यकर्ता होता है, युवा। और युवा जेबीकेएसएस के पास है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वोट पलटने में, जो भीड़ है उसको वोट पलटने में दिक्कत नहीं पड़ेगा। और राष्ट्रीय पार्टी, अगर हम बात करें राष्ट्रीय पार्टी, तो वो हमेशा राष्ट्र के मुद्दा पे लड़ता है, लेकिन ओरिजिनल में जो चुनाव है क्षेत्र के मुद्दा को ही लड़ना चाहिए। हम बता देना चाहते हैं कि मान के चलिए यहाँ के जो संसद पूर्व में रहे, आप इस क्षेत्र में क्या समस्या है, समस्या जैसे विस्थापन के लेकर समस्या है, उद्योग के लेकर समस्या है, महंगाई के लेकर समस्या है, रोजगार का समस्या है, शिक्षा का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है। इन समस्याओं को जो भी राजनेता चाहे जो भी संसद बनते हैं वो दिल्ली के पार्लियामेंट में नहीं उठाते हैं। अगर इन समस्याओं को उठाएंगे तो बेहतर होगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन उन लोगों का समस्या क्या होता है? भाई धर्म, भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू मुस्लिम। इससे कहीं ना कहीं हमारा जो जेन्युइन मुद्दा होता है, जेन्युइन समस्या है, वो कहीं ना कहीं छिप जाता है। तो समस्या है, क्योंकि अगर हम बात करें, अभी आप बोल रहे थे कि मनीष जायसवाल जी के बारे में, बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि मनीष जायसवाल जी का कोई 5 काम गिना दे। अच्छा, मैंने काम ही नहीं किए वो। कोई 5 काम गिना दे, कोई कुर्ता फाड़ देने से उनको संसद को उम्मीदवार मिल जाए। नहीं तो विधायक में थे तो काम किए होंगे ना वो। उनका कार्यकाल हम बता देते हैं, उनकी जो छवि है, क्या बोलिएगा, कि जैसे कि उनका कहानी है, उनका एक स्कूल चलता है। कोरोना काल में पूरा विश्व अस्त व्यस्त, मतलब उस क्षतिग्रस्त हो गया, लोगों का रोजगार छीन गया, लोग खाने के लिए तरसने लगे। वो व्यक्ति कोरोना काल में अपने स्कूल में रीएडमिशन, जानते हैं प्राइवेट स्कूलों में रीएडमिशन का कहानी चलता है, तो रीएडमिशन में करीब 30 से 35 हज़ार लेते थे प्रत्येक बच्चा से, और करीब 2,500-3 हज़ार 4 हज़ार रुपया उनके स्कूल का फी है। इन्होंने 2 वर्षों तक अपने स्कूल में मोटी रकम लिए हैं। जो हजारीबाग
और बड़का गांव के आसपास के बच्चे वहाँ पढ़ा करते हैं। आप समझिए कि अगर ये इतने बड़े समाज सेवी हैं, इतने बड़े ये विधायक हैं और ये संसद के उम्मीदवार बनने चले हैं, तो ये एक फुट्टी कौड़ी किन्हीं बच्चों का माप तक नहीं किए। कहाँ से? आप बताइए। इनके बगल में दूसरा स्कूल के बगल में दारू फैक्ट्री है। स्कूल के बगल में? हाँ। आप बताइए कि आप एक तरफ शिक्षा देने की बात करते हैं, हर एक तरफ नशा की ओर ढकेल रहे हैं। तो समाज, आप इस देश के अपने जो लोकसभा क्षेत्र है उन युवाओं को कहाँ ढकेल रहे हैं? उसके बाद इनकी बाहुबली का भी चर्चा जबरदस्त है। इनके खिलाफ किसी में औकात नहीं है हजारीबाग में कि इनके खिलाफ कोई बोल दे। हम बता देना चाहते हैं कि बड़का गांव पकरी बरवाडी कोल माइन से मतलब रेलवे साइडिंग है, बानादाग बोलते हैं, जो हजारीबाग सदर विधानसभा के अंतर्गत आता है। हजारीबाग सदर विधानसभा के अंतर्गत अगर एक कुदाल से लेके सुई से लेके अगर बड़ा बड़ा हेड्रा मशीन का भी जो वहाँ जरूरत पड़ता है, सारा का सारा विधायक जी का होता है, मनीष जायसवाल जी का होता है। आप बताइए कि आप अपने क्षेत्र में रोजगार कहाँ दे रहे हैं लोगों को? हर एक चीज में आप, स्कूल आपका, हॉल आपका, जो माइनिंग हो रहा है वहाँ सब कुछ आपका, तो लोग जाएंगे कहाँ? लोग बोल नहीं पा रहे हैं। और इनका तो कहानी है। अब बात रहा कांग्रेस का। कांग्रेस हमेशा मतलब प्रोजेक्टेड कहीं से उठा के हजारीबाग लोकसभा में दे दिया करते थे। पिछले बार गोपाल साहू थे, शायद लोहरदगा से थे, लेकिन अभी जेपी पटेल जी को दिए हैं। देखिए, जेपी पटेल जी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि उनके पिता झारखंड राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वो गुण है, लेकिन वो दिशा भटके बीजेपी की ओर, तो ये समझ में नहीं आया। लेकिन अभी कांग्रेस की विचारधारा और जेएमएम लगभग ठीक है। हम कुछ नहीं बोल सकते हैं जेपी पटेल के बारे में कि वो ज़्यादा किसी का बिगाड़े भी नहीं है, ज़्यादा किसी का बनाए भी नहीं, वो लगभग ठीक है। और जहाँ तक जेबी केसेस की बात है, जेएलकेएम जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो टाइगर जयराम जी का पार्टी है, वहाँ हम लोग हमेशा वो युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो एक शिक्षित उम्मीदवार को भी दिए हैं जो एक पेशे से वकील है। और जहाँ तक बात है तो देख रहे हैं कि वो मांडू में दौरा किए हैं, हजारीबाग तरफ भी उनका कार्यक्रम हुआ है, लगभग ठीक है। और हमको अपना पर्सनल व्यक्तिगत लगता है कि जेबी केसेस इस बार हजारीबाग लोकसभा में मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा, ये उम्मीद है। और आने वाले दिनों में जेबी केसेस हजारीबाग लोकसभा फतेह करने में, अगर यहाँ की पब्लिक चाह ले तो इस बार भी फतेह करने में कोई रोक नहीं सकता है। जेबी केसेस, उनका मोटिव जो झारखंड और झारखंडियत है, ये बहुत ही बेहतर तरीके से है और बदलाव होनी चाहिए। मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में आज तक कोई जयराम महतो के जैसा कोई शख्सियत पैदा नहीं हुआ है, उतनी लोकप्रियता किसी ने हासिल नहीं किया है। तो एक है ना, कहते हैं ना, जयराम दा बार बार कहा करते हैं कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, इनकलाब आया है। साथियों, वो इनकलाब के रूप में जो विनोद बिहारी महतो, शहीद निर्मल महतो, उनके रूप में टाइगर जयराम आया है। 2024 में टाइगर जयराम आया है। उनके नेतृत्व में अगर झारखंड की परिदृश्य नहीं बदला तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा। आने वाले दिनों में झारखंडी अपने आप को इस राज्य में स्थापित नहीं कर पाएंगे और झारखंडी विलुप्त की ओर चले जाएंगे, अल्पसंख्यक बन जाएंगे। कल हम देखे थे कुछ सोशल मीडिया में आया हुआ था एक मनीष जायसवाल का वीडियो ही कि जो भी पार्टियां मेरे खिलाफ में लड़ रही है वो पार्टियां कहीं नजर नहीं आएगी, वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगी। तो क्या मोदी फैक्टर यहाँ पे काम करेगा हजारीबाग लोकसभा में? देखिए, मोदी फैक्टर ज्यादातर तो नहीं, लेकिन राम भक्त फैक्टर पड़ता है थोड़ा बहुत हजारीबाग में, लेकिन वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट सदर जो विधानसभा है टाउन, वहीं पे रहता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की ज्यादा कहानी वहीं होता है। अब मनीष जायसवाल के बारे में आप देखिए, क्या बोले, एक तरह से अपने आप को बोलते हैं कि हम बड़का गांव के निवासी हैं मनीष जायसवाल, उसके बाद उनको झारखंडी जोहार बोलने में शर्म लगता है। अगर किन्हीं को लगता है कि मनीष जायसवाल को बुलवा दे झारखंडी जोहार, क्योंकि द पंचायत न्यूज के माध्यम से वहाँ एक इंटरव्यू ले रहे थे, उनमें झारखंडी जोहार उनको बोलने में सिर्फ हाथ देते थे। और उनको समझना चाहिए कि हम क्यों वोट दें उनको। मनीष जायसवाल एक ऐसे विधायक हैं जो बोलते हैं कि गैर मजरूआ जमीन सरकार का है। कहाँ से सरकार का है? कब बना है सरकार? 1947? क्या 1947 के बाद हमारे पास जमीन है? कौन दिया है? राज्य सरकार, बाबूलाल मरांडी जी दिए हैं या फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी दिए हैं हम लोगों को जमीन? हमारे पूर्वजों ने सारे जमीनों को बनाया है, जिसका हम लोग मान के चलिए कि अंग्रेज जब सर्वे कर रहे थे तो हम जिस जमीन का अपना कर दे पाए, टैक्स दे पाए, वो सर्वे हो गया, नाम चढ़ा पाए जो पैसा से, वो सर्वे हो गया, और जिसमें हम पैसा नहीं दे पाए वो गर्मजरुआ हो गया। हाय, दोनों जमीन तो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, तो आप कैसे बोल दिया कि गर्मजरुआ जमीन सरकार का है? तो उन लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रत्येक वो किसान जो गरीब तबके के हैं, उनका अगर 1 एकड़ रहती जमीन होता है ना, तो 10 एकड़ गर्मजरुआ जमीन है। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोगों को बीजेपी टिकट दिया है जो बोलते हैं गर्मजरुआ जमीन सरकार का है। मतलब आप गरीब आदमी को गला घोट के मार दीजिए।
ऐसे लोगों का संसद में जाने का कोई महत्व नहीं है। जो आम जनमानस का नहीं है ना, ये ऐसे लोग पूंजीपतियों का सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति। मनीष जायसवाल, जेपी पटेल, संजय मेहता, तीनों उम्मीदवार में बेस्ट उम्मीदवार कौन लग रहा है? कहीं ना कहीं देखिए तो मनीष जायसवाल और जेपी पटेल ये लोग विधायक रह चुके हैं, कहीं ना कहीं ये अपने क्षेत्र में इनको तो पूरा वोट मिलेगा। लेकिन जो आपके संजय मेहता हैं जेबीकेएसएस के, उन्हें लोग तो उतना जानते भी नहीं होंगे अपने क्षेत्र में, हो सके या जेबीकेएसएस के नाम से ही उन्हें वोट वगैरह मिलेगा। देखिए, भले संजय मेहता को नहीं जानते हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो कन कन में बसे हैं। हर एक छोटा छोटा आप गांव में जाइएगा, छोटा छोटा जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के मुंह से सुनिएगा, जो बूढ़ी दादियां होती है उन लोगों के मुंह से सुनिएगा टाइगर जयराम महतो। तो ये कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में जयराम दा के नाम, उनका संघर्ष, उनका त्याग के नाम पे ही हम लोग इस बार वोट करेंगे। और संजय मेहता अभी नए हैं, देखिए जब तक किसी को आजमाइएगा नहीं, जब तक किसी को मौका दीजिएगा नहीं, तब तक आप किसी को कैसे बोल दीजिएगा कि तुम मतलब क्या धोखेबाज हो, दगाबाज हो, नहीं ना बोल सकते हैं। देखिए 3 टर्म, ये तीसरा टर्म है जेपी पटेल जी का, तीसरा टर्म विधायक हैं। मनीष जायसवाल 2 टर्म विधायक हैं। तो उन लोगों को मांडू की जनता, हजारीबाग की जनता देख चुके हैं, लेकिन संजय मेहता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। तो एक नया फेस है, तो नया फेस को देना चाहिए, आजमाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब नए हैं, युवा सब नए हैं, टाइगर जयराम दा खुद नए हैं। तो झारखंड इस बार ठाना है, जेबीकेएसएस को लाना है। अच्छा, जेपी पटेल ने पार्टी क्यों बदल दिया? लोकसभा का सीट लेने के लिए या फिर झारखंड के अपना लोकसभा क्षेत्र का बदलाव के लिए उन्होंने पार्टी बदल दिया? देखिए, हम तो वैसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनका बात को हम सुने हैं, ये बोले कि उनका विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाता है। और अगर सच में अगर उनका खानदानी विचारधारा देखें तो कैसे वो 4 साल वहां रह गए, हमको ये समझ में नहीं आया। क्योंकि टेकलाल बाबू का विचारधारा झारखंड और झारखंडियत, और बीजेपी एकदम झारखंड और झारखंडियत के विपरीत है। झारखंड, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं बीजेपी यानी बाहरी जनता पार्टी, झारखंडियत के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर वो अभी कांग्रेस में आए हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, झारखंड के लिए इन लोगों का नीतियां ठीक नहीं रहा है। लेकिन जेएमएम के साथ अभी है, तो देखिए थोड़ा बहुत उम्मीद किया जा सकता है जेपी पटेल जी के बारे में। लेकिन जेपी पटेल जी के बारे में जहां तक सुने हैं कि ना किसी का बिगाड़े हैं ना किसी का बनाए हैं, तो जनता हजारीबाग का तय करेगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस बार युवाओं को मौका मिले, इसीलिए हम हजारीबाग लोकसभा के जितने भी मतदाता हैं, चाहे हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, दादियां हैं, हमारे छोटे भाई हैं, जो हाँ या फिर हमारे सगे संबंधी साथी हैं, हम चाहेंगे कि JLKM झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को समर्थन करें। इस बार के चुनाव में धनबल कितना प्रभाव डालेगा चुनाव को? धनबल, देखिए धनबल का प्रयोग तो रहेगा। अगर हम हजारीबाग लोकसभा का बात करें तो मनीष जायसवाल जी से बड़ा धनबल कोई नहीं। अगर अवैध रूप से बात कीजिएगा तो हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति है, जिसका हम कोई सबूत भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन जेपी पटेल भी कोई खास उनकी संपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस की संपत्ति है, बीजेपी की संपत्ति है, और धनबल रहेगा। क्योंकि जागरूकता युवाओं में है, अभी जागरूकता युवाओं में बहुत ऐसे लोगों में भी है कि आप नहीं बोल सकते हैं दारू मुर्गा छूट नहीं रहा है। ये जो प्रचलन चला है दारू मुर्गा का, युवाओं का नशे में ढकेलने का, इतना हम लोग अभी नहीं है। हम लोग अगर बोलते हैं ना कि दारू मुर्गा और नशा मुक्त, तो बहुत सारे युवा भी है जो थोड़ा साइड हो जाते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि नशा मुक्ति जरूरी है, इसलिए धनबल जरूरी रहे, मतलब प्रभाव रहेगा धनबल का। लेकिन हम लोग जिस तरीके से जयराम दा 2.5-3 सालों में हर एक विधानसभा, हर एक प्रखंड, लगभग हम करीब, हमको लगता है कि 20 से 25 सभा इस लोकसभा के अंतर्गत हो गया होगा दादा का। तो कहीं ना कहीं धनबल भी हमारे सामने, जेबीकेएसएस के सामने झुकेगा, और हम लोग एक मजबूत उपस्थिति, अगर कोई नया पार्टी है तो कितना तेज उभरता है, हम लोग बहुत तेजी से उभरेंगे, मतलब बहुत तेजी से लोग समर्थन करेंगे। धनबल हावी रहेगा, लेकिन उतना हावी नहीं रहेगा। गिरिडीह का क्या माहौल है अभी? देखिए गिरिडीह जहाँ तक हम सर्वे किए हैं और हम लगभग घूमे हैं, लगभग 6 विधानसभा में, लगभग दादा तो नारा दिए हैं 7 लाख प्लस पार, लेकिन हम कहते हैं करीब 10 लाख चल जाएगा। 10 लाख चल जाएगा। और एक तरफा वन साइडेड झारखंड के इतिहास नहीं, पूरे भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले निर्दलीय या बोलिए JLKM के उम्मीदवार टाइगर जयराम महतो होंगे। दावे के साथ हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा मतों से, और किसी का कोई छत्र छाया नहीं, अपना एक गरीब का बेटा। और बोलिए ना, गिरिडीह में ना CP चौधरी एक तरफ NDA के उम्मीदवार हैं, इंडिया अलायंस के शायद अभी संभावित उम्मीदवार मथुरा जी हैं,
लेकिन ये सब दिग्गज हैं, लेकिन ये सब कूड़ेदान में चले जाएंगे। चूंकि इन लोगों को पूरे गिरिडीह की जनता ने देखे हैं, इन लोगों का क्या कार्यशैली रहा है। सीपी जी ये खुद 1985 के समर्थक है। ये केला वाले कहा करते थे ना कि हम विशेष राज्य की दर्जा दिलाएंगे। कब देंगे विशेष राज्य की दर्जा? बीजेपी की सरकार है, आप गठबंधन की सरकार में हैं, अब विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं। कभी आप 1932 की बात करते हैं और 1985 वाले के साथ गठबंधन करते हैं। अब जिस समाज से आते हैं उस समाज की सामाजिक न्याय में भागीदारी आपकी नहीं है। आप अपने समाज के सारे लोगों को जीवन को बर्बाद कर दिया है। आपने अपने समाज के लोगों को टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है। आजसू ने अपने समाज, जो समाज से उसको बोला जाता है, अपने समाज के लोगों को टिश्यू पेपर की तरह यूज किया आज तक। आप बता दीजिए 26 की उम्र में सुदेश जी को विधायक बना दिया गया, लेकिन क्या किए हैं आप दिखा दीजिए। आप पूरे झारखंड में देखिएगा ना तो आपको एक भी % महतो ना कहीं नौकरी करते मिलेगा, ना कहीं बिजनेस करते मिलेगा। उन लोग क्या मिलेगा, दिल्ली बम्बई में कोई रोजगार, कोई काम दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है, और अपने यहाँ भी रोजगार की समस्या है। क्या किया इन लोगों ने? 16 सालों तक इसकी सरकार रही है। तो आज तक अगर किसी ने झारखंड को बर्बाद किया है तो आजसू, हम लोग बोलते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा यहाँ सत्ता में रहा है, तो आजसू का सबसे बड़ा योगदान है झारखंड और झारखंडियों को बर्बाद करने का। इसलिए आजसू, अभी हम रामगढ़ में हैं तो जानते हैं कि यहाँ रजरप्पा प्रोजेक्ट, वही मनीष जायसवाल वाला हाल है। यहाँ एक सुई से लेके बड़ा बड़ा मशीन से लेके बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, सारा कुछ चौधरी जी का है। रंगदारी टैक्स बोलिए उसको, रंगदारी टैक्स। अच्छा, जातीय समीकरण क्या रहेगा? लोग कहते हैं कि स्थानीय लोगों, जैसे आप लोग कहते हैं कि स्थानीय नेता को वोट करें, तो कहीं ना कहीं जेपी पटेल आपके हैं, आपके संजय मेहता भी स्थानीय हो गए, और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी खुद को स्थानीय स्थापित कर रहे हैं। तो स्थानीय यहाँ पे तो तीनों उम्मीदवार हैं, तो इसमें जातीय समीकरण क्या होगा इस चुनाव में? देखिए, चुनाव में तो सबसे पहले जातीय समीकरण की बात ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, फिर भी लोग कहते नहीं फलना उम्मीदवार को दे दिया कि उसको उस जाति का आदमी वोट देगा, इसलिए उसको दे दिया। इस टाइप से बड़ा माहौल रहता है। जाति समीकरण पहले से चलते आ रहा है, अब इस बार के चुनाव में क्या होगा वो तो देखने वाली बात है। देखिए, अगर जाति समीकरण की बात करेंगे तो जेपी पटेल जीत रहा है। हाँ, अगर जाति समीकरण की बात करेंगे तो जेपी पटेल जीत रहा है। देखिए, जाति समीकरण बोलिएगा, कुर्मी मातों की जनसंख्या हजारीबाग लोकसभा में करीब 5 विधानसभा पड़ते हैं, उसमें से 3 विधानसभा ऐसी हैं जो बहुल है, रामगढ़, मांडू और बड़कागांव, कुर्मी बहुल क्षेत्र है। तो उसके बाद मुस्लिम मतदाता, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम समाज से हैं, वो एक क्षत्रिय कांग्रेस को वोट जाता है। और कुर्मी बोल दीजिएगा तो कुर्मी उम्मीदवार हैं जेपी पटेल जी। आदिवासी गठबंधन है तो हेमंत सोरेन जी। तो उस तरीके से बोलिएगा तो जेपी पटेल जीत जाएंगे। लेकिन इस बार जाति की नहीं, झारखंड और झारखंडियत के चुनाव मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और हम इस क्षेत्र के आह्वान से भी हम कहना चाहेंगे, आवाम से भी, कि आप झारखंड और झारखंडियत के मुद्दे पर ही मतदान करें। और अगर बोलिएगा जाति समीकरण में मनीष जायसवाल कहाँ फिट आते हैं, तो कितने बनिया हैं? मनीष जायसवाल जी बनिया समुदाय से आते हैं। कितने? अगर हम पूरे वैश्य समुदाय को ले ले तो होती है, जनसंख्या होती है, लेकिन अगर हम विशेष जाति ले ले तो मनीष जायसवाल जी विशेष जाति में कितने हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 हज़ार वोटर होंगे, तो मनीष जायसवाल जी ऐसे खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, जाति समीकरण की बात नहीं करनी चाहिए। और अगर वैसा बोलिएगा तो फिर संजय मेहता जी हैं, जो एक सुखियार जाति से आते हैं। बोला जाता है कि कोयरी, सुखियार, मेहता सब बराबर एक ही होता है। तो उस तरह में अच्छी खासी आबादी भी है, क्या बोलते हैं, कुशवाहा का। और बोल दीजिएगा कि कुर्मी और कुशवाहा, अगर दोनों में तो ये भी जीत सकते हैं। संजय मेहता का भी चांसेस। हाँ, मैंने देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व, टाइगर जयराम महतो, ये छुपा नहीं है कि वो कुर्मी समुदाय से आते हैं। तो कुर्मी समुदाय का प्रभाव है, जैसे भी जेपी पटेल के बारे में बोले तो संजय मेहता भी, तो आखिर जेबी केसेस के बैनर तले ही ना चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस तरीके से कोयरी, कुर्मी, तो फिर संजय मेहता भी जीत सकते हैं। अच्छा, टक्कर किन के बीच होगा? 2 आदमी का नाम बताएं, जेपी पटेल या संजय मेहता, या फिर संजय मेहता और बीजेपी, किससे हो टक्कर में? कौन रहेंगे आपस में फर्स्ट सेकंड में? उम्मीद आप अपना एगो बताइए, आपका क्या उम्मीद है? देखिए, हवा की बात तो नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक एनालिसिस किए हैं ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार से, टक्कर हमेशा लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों में होता है। राष्ट्रीय पार्टी है, देखिए, इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, अगर हम सिर्फ झारखंड की बात करें, झारखंडी क्षेत्रीय दल की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ हमारी जो महत्वाकांक्षी है उसके अनुसार हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा के चुनाव में प्रभावी होते हैं। लेकिन हजारीबाग लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला का चांस है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल का जो आंदोलन है इस क्षेत्र में, झारखंड में झारखंडी भाषा को लेके, खतियान को लेके, यहाँ के संस्कृति को बचाने के लेके, इसके वजह से त्रिकोणीय मुकाबला होने का चांस बन रहा है।
तो देखिए अभी हमारे साथ राजकिशोर दत्त हैं जो कि लगातार जेबी केसेस को लेकर 2-3 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह ये घूमते हैं। तो हमने इनसे जानने की कोशिश किया कि क्या हजारीबाग लोकसभा में जो जेबी केसेस ने अपना प्रत्याशी दिया है संजय मेहता को, वो किस प्रकार अपना प्रभाव डाल पाएंगे अन्य पार्टियों के लेकर, और जहां उनके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनसे किस तरह का वो मुकाबला करेंगे। तमाम चीजें हमने इनसे जाना और गिरिडीह लोकसभा का भी थोड़ा मोड़ा इनसे हमने जानकारी लिया। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या किस प्रकार का कौन सा पार्टी अपना प्रभाव छोड़ पाएगा इस बार चुनाव में, कौन सा पार्टी जीतेगा इस बार लोकसभा चुनाव, हजारीबाग रहे या गिरिडीह रहे। आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।